So today we are going to study about the outbreak of French Revolution. This is page number 8 and 9 in your book. We are going to talk about the year 1789. आप टाइमलाइन पलट के देख सकते हो जो हमने फर्स्ट ओवरव्यू में डिस्कस करी थी. अब हम 1789 वाले ईयर पे पहुंच गए हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मंथ ऑफ मे फर्स्ट. ये सब कुछ 4 मंथ्स में होएगा, तो मे को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एन एस्टेट्स जनरल. नाउ एस्टेट्स जनरल क्या था? दिस वाज अ पॉलिटिकल बॉडी. यहाँ तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे और ये वो बॉडी थी जो टैक्सेस डिसाइड करती थी. किंग अकेले टैक्स नहीं डिसाइड करते थे, वो एस्टेट्स जनरल की वोटिंग के साथ जो है टैक्सेस को डिसाइड करते थे. और यही वो जगह है जहाँ मैंने आपको जब फ्रेंच सोसाइटी बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि अनफेयर वोटिंग होती थी. तो ये वही स्टेट्स जनरल है जहाँ अनफेयर वोटिंग होती थी. और इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी 1614 में, और अब ये नेक्स्ट मीटिंग बुलाई गई थी मई 1789 में. तो वो छोटा सा जो ट्रायंगल देख रहे हो आप, उसमें फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है और थर्ड स्टेट पे एक वो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है. वो डॉटेड लाइन किस लिए? क्योंकि थर्ड स्टेट में रिच एंड पुअर दोनों होते थे, बट जो रिच थे उनको प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं था. उनमें मेरिट था, लेकिन चलता क्या था सारा प्रिविलेज बाय बर्थ. तो ब्लैक से देखो, पहले लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट. उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं. तो फर्स्ट स्टेट जो है अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ये स्टेट जनरल में भेजती थी. सेकेंड स्टेट भी 300 और थर्ड स्टेट क्योंकि उसमें बहुत पॉपुलेशन थी वो 600 भेजते थे. और जब ये स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट तो बैठ सकते थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के रिच पीपल हैं वो लोग पीछे खड़े रहते थे, और जो पुअर पीपल थे वो अलाउड ही नहीं होते थे अंदर मीटिंग में. लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ लेटर्स उन्होंने 1789 में भेजे थे. एंड ऑल 3 ऑफ दीज क्लासेस हैड 1 वोट ईच. तो जब भी वोटिंग होता था ये फर्स्ट और सेकंड मिलके अपना बात को पूरा मनवा लेते थे, और थर्ड स्टेट जो है दैट कुड नॉट डू एनीथिंग बिकॉज उनका एक सिंगल वोट रह जाता था. सो नाउ व्हाट हैपन्स इन मे 1789. थर्ड स्टेट जो है के मेंबर्स जो हैं वो डिमांड करते हैं कि ये वोटिंग सिस्टम अनफेयर है और क्लास की बजाय जो है हर एक मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं. अब ये आइडिया इनको कहाँ से आया है? ये रूसो, हमने पिछले उसमें रोल ऑफ फिलोसोफर्स में पढ़ा था. रूसो ने डेमोक्रेसी का आइडिया दिया था कि सबके पास वोटिंग के राइट्स हों. तो दिस इज़ अनदर लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो ये आइडियाज़ हैं यही है हमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने हैं. सो ऑफकोर्स ये जो प्रपोज़ल था ये रिच क्लास के अगेंस्ट था, तो जो किंग थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया. लुई 16 वॉज द किंग. अब जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आगे क्या होता है? जो ये थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ये सब के सब प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर जाते हैं. और फिर ये मीटिंग मई में हुई थी. अब जून में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जा कर के एक टेनिस कोर्ट था वर्सेल्स में, वहाँ पे जाकर ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और बाकी सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पे ये अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं. इनका एम था कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो किंग को माननी पड़ेगी. और इसमें द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, लुक एट द लीडर्स जो इस नेशनल असेंबली को बनाने में और इनके लीडर्स थे. ये कौन थे? मिराबू एंड साइज. अब What is surprising about it? मिराबू जो थे वो सेकेंड स्टेट के मेंबर थे, दैट रिच नोबल्स. एंड साइज जो थे वो फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे. ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वॉज एसोसिएटेड विद द चर्च. बट बिकॉज ऑफ ऑल द रोल ऑफ फिलोसफर्स जो हमने बात की थी, बिकॉज ऑफ ऑल द फिलोसफर्स हु वर देयर, जो उन्होंने बुक्स लिखी और उनके आइडियाज़ जो डिस्कस होते थे कॉफ़ी शॉप्स में, सलोन्स में, उनसे सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स ही इम्प्रेस नहीं हुए. लीडर्स जो ये दोनों हैं दे आर फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट स्टेट. सो बहुत कुछ लोग जो थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में भी उन आइडियाज़ से इम्प्रेस हो रहे थे.
ओके, सो अब जब काफ़ी लोग इन आइडियाज़ से इम्प्रेस हो रहे हैं, ये असेंबली बन रही है, सब कुछ हो रहा है, दे वांट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट साइड बाय साइड क्या हो रहा है? साइड बाय साइड जो नॉर्मल सोसाइटी में क्या हो रहा था, एक तो बहुत बैड विंटर हुआ उस साल, और फूड की शॉर्टेज जो थी वो प्रॉब्लम्स, प्लस बाकी जो सारी वो प्रॉब्लम्स थी, फूड राइट्स एंड लोगों का सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये सब कुछ भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। ये सारा जो नेशनल असेंबली बन रही है बिकॉज प्रॉब्लम्स है लोगों को, वो साथ साथ चल रही थी, एंड ऑल दिस वाज आल्सो हैपनिंग। अब इसी सारे प्रॉब्लम्स में, इसी सारे फूड शॉर्टेज में, मैंने बताया लोगों ने ज़्यादा ज्वाइन किया था बिकॉज दे वर इम्पैक्टेड बाय दैट फूड शॉर्टेज। तो जून में ये मीटिंग हुई जहाँ नेशनल असेंबली बनी, और जुलाई में इन लोगों ने ये बैस्टाइल प्रिजन को जो है स्टॉर्म कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये इंसिडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जब लोगों ने बैस्टाइल प्रिजन को स्टॉर्म कर दिया तो आगे क्या होता है? फिर एक र्यूमर आ जाती है कि क्योंकि लोगों ने बैस्टाइल प्रिजन को स्टॉर्म किया, अब नोबल्स जो हैं, जो सेकंड स्टेट है, दे विल टेक रिवेंज फ्रॉम देम। और रिवेंज में क्या करेंगे? वो जो पुअर फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स जो भी हैं, उनके जो क्रॉप्स हैं उनको ये लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब क्रॉप्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाती तो पुअर पीपल जो फार्मर्स थे उनके पास एक्चुअली कुछ नहीं बचता। तो वो इतना ज़्यादा उससे प्रटर्ब्ड हो गए, इतने ज़्यादा उससे परेशान हो गए कि उन लोगों ने मिल करके नोबल्स पे अटैक कर दिया। और ये जो नोबल्स थे जो सेकेंड स्टेट के, ये लोग डर के भाग गए। नाउ इफ़ यू रेफर टू सोर्स ए, एक बार याद करो, हमने आर्थर यंग का अकाउंट पढ़ा था अभी सोर्स ए में। उसमें आर्थर यंग यही कहते हैं कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, और अगर वो आपके खिलाफ़ यूनाइट कर जाएं तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। सो अब जब ये इतने सारे रिवोल्ट्स होने लग गए, बैस्टाइल प्रिजन भी स्टॉर्म हो गया, नेशनल असेंबली भी बन चुकी है, तो पूरा जो कंट्री है वो बड़ा फ्लक्स में आ गया, वो बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें होने लग गई, रिवोल्ट्स होने लग गए। तो किंग तो इतने केपेबल थे नहीं, वो उसको संभाल नहीं पाए, और अल्टीमेटली उन्हें क्या करना पड़ा? ही ग्रांटेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली। ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने नेशनल असेंबली बनाई थी टेनिस कोर्ट पे, वहाँ उसको उन्होंने रिकग्निशन दे दिया, यानी कि ही अग्रीड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हिज ओन पावर्स। ठीक है, अब स्टेट्स जनरल ख़त्म हो जाता है, अब क्या आ जाती है? नेशनल असेंबली। सो वंस रिकग्निशन इज़ ग्रांटेड टू नेशनल असेंबली 1789 अगस्त में, आप देखो बेटा, जो है नेशनल असेंबली एक डिक्री पास करती है। व्हाट इज़ डिक्री? डिक्री मीन्स लॉ। ठीक है, प्लीज़ अगेन डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइजेस। तो डिक्री जब पास करती है तो उसमें सबसे पहला काम वो क्या करती है? वो जो सेकंड स्टेट और चर्च टैक्स लेते थे, फ्यूडल टैक्सेस, मतलब वो जो इनफॉर्मल टैक्सेस वो लोगों से लेते थे ना, उनकी क्रॉप्स लेते थे, थोड़ी मनी भी लेते थे, और जो ये टीथ्स थे जो चर्च लेते थे, वो सब उन्होंने अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और उन्होंने चर्च के जो लैंड्स थे उनको कॉन्फिस्केट कर लिया, उनको छीन लिया। अब इतना करने से ही ट्रेजरी में काफ़ी गेन्स आ गए, वो जो ट्रेजरी खाली थी उसमें काफ़ी गेन्स आ गए। और सबसे बड़ा काम नेशनल असेंबली ने क्या शुरू किया? दे स्टार्टेड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पेज नंबर 9।